जय हिंद दोस्तों, आप सभी झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। चलिए आइए जानते हैं 2022 में झारखंड बीएड के अंदर में जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है, इसके 40 जो क्वेश्चन पूछे थे वो किस तरह के पूछे थे, और साथ ही साथ ये भी अनुमान लगाएंगे कि आने वाली जो आपकी एग्जामिनेशन है इस साल, है ना, इस साल में किस तरह के आपके पेपर आ सकते हैं। एक और चीज जानते हुए चलिएगा साथ साथ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं इस चीज से अवगत हो जाइए कि झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा का जो एग्जाम पैटर्न है उसको आपने देखा होगा, जहां पर हिंदी के अंदर में आप जानते हो कि हिंदी से झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में 15 क्वेश्चन होते हैं और 15 नंबर के पूछे जाते हैं। वहीं पर इंग्लिश से बात करें तो इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर के पूछे जाते हैं ना। ये हो गया हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग से जो है कुल मिलाकर के यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग से भी प्रश्न होता है। और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पर 40 नंबर पूछे जाते हैं और रीजनिंग के अंदर से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होता है यहाँ पर और 100 मार्क्स होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होता है, इस चीज को याद रखिएगा। और अपीयरिंग वाले भी झारखंड बीएड को भर सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जो झारखंड के बच्चे हैं वो तो भरेंगे ही भरेंगे, अदर स्टेट वाले बच्चे भी झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी वीडियो के ड्यूरेशन में, वीडियो के दरमियान और भी चीजें आपको बताएंगे झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर ये वाली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ और लास्ट 5 इयर्स का पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे ऐप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी जो टेलीग्राम चैनल है इससे जुड़ करके आप डेली जो है फ्री क्लास भी यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हो और फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप पर जाना है और आपको लिखना है DST PDF @DST PDF, या फिर आप ड्रीम सेवक टीचर्स भी लिख दोगे तब भी जो है आपको यहाँ पर ये ग्रुप मिल जाएगा, बीएड वाली ग्रुप। इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा बच्चे जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं। चलिए जानते हैं किस तरह के पेपर जो है पूछे गए हैं झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में 2022 के अंदर में। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर पहला प्रश्न है कि युवा किशोर अपने डैश को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। जो युवा किशोर होते हैं वो अपने किस चीज को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि युवा किशोर जो है वो अपनी स्वतंत्रता की इच्छा जो होती है उसको व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। किस चीज को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं? स्वतंत्रता की इच्छा के लिए। समझ रहे हैं ना। सबसे पहले यहां पर एक वर्ड आ गया किशोर। किशोर वर्ड को समझिएगा। देखिए किशोर वर्ड की अगर बात करें, किशोरावस्था कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था की बात कर लेते हैं, है ना। किशोर का पीरियड जो होता है या एडोलसेंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, एडोलसेंस या फिर किशोरावस्था कौन सा पीरियड होता है? किशोरावस्था जो है ये आपको 12 से लेकर के, है ना, 18 वर्ष तक का जो पीरियड होता है किसी भी बच्चे का या बच्ची का, 12 से लेकर के 18 वर्ष का जो पीरियड होता है इसको किशोरावस्था कहा जाता है। भारत के अंदर में अलग अलग देशों में किशोरावस्था का अलग अलग पीरियड माना जाता है। भारत के अंदर में अगर बात करें किशोरावस्था की तो यहां पर 2 पीरियड अलग अलग माना गया है। एक तो फीमेल के लिए है, फीमेल की अगर बात करें तो यहां पर जो है फीमेल के लिए, है ना, 11 से 17 वर्ष तक माना गया है, 11 से 17 वर्ष। वहीं पर अगर मेल के लिए बात करें, लड़के के लिए, तो 13 से 19 वर्ष जो है यहां पर माना गया है। 13 से 19 वर्ष जो है ये माना गया है कि भारत के अंदर में किशोरावस्था होगा, है ना। तो ये हो गया लड़की का 11 से 17 और लड़का का 13 से 19 वर्ष होता है। तो युवा किशोर अपने जो है स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त करता है। खास करके जो किशोरावस्था होती है उसमें जो बच्चा होता है वो खुद को स्वतंत्र देखता है अपने आप को, और वो हर तरह की जो बाधाएं हैं वो नहीं चाहता है कि उसके ऊपर कोई बाधा हो। घर से वो काफी फ्री चाहता है और जो भी गार्जियन उसको सकारात्मक तरीके से फ्री छोड़ देता है, बच्चा अच्छा लाइन पकड़ता है। अगर उसको बहुत ज्यादा दबाने का प्रयास किया जाता है तो वही जो बच्चा होता है वो गलत डायरेक्शन पर चला जाता है और कहीं ना कहीं क्रोधित होता है और उसके अंदर उत्साह जो है उसकी काफी कमी हो जाती है और वो नेगेटिव भी हो जाता है समय के साथ साथ। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है डैश ने अभिनव परियोजना लोक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा ये जो शुरुआत किया गया है ये राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। राजस्थान सरकार ने लोक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल की शुरुआत की है। बेसिकली राजस्थान सरकार ने प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो है प्राइमरी एजुकेशन के लिए इस चीज की शुरुआत किया था।
ये इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार ने 92 ईस्वी में किया था, 1992 में, है ना। कब किया था? 1992 ईस्वी में इसका लोक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन इसकी शुरुआत की थी। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो है बिल्कुल स्थानीय विद्यालयों में जो बाधा थी उसको दूर करके शुरू करने का निर्णय यहां पर लिया गया था। और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण करने के लिए भी, है ना, ये योजना की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, ये जो योजना थी लोक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन, ये किस सरकार के द्वारा चलाई गई थी? तो राजस्थान सरकार के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में आपका पूछा हुआ प्रश्न है कि डैश के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ब्लैक बोर्ड का जो इस्तेमाल बेसिकली हम लोग करते हैं वो किस चीज के लिए करते हैं? यहां पर पूछा है किसके लिए नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, किसी पैराग्राफ में सुधार करने के लिए, सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने के लिए। देखिए, अगर कोई पैराग्राफ आप लिखते हो और उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसमें सुधार करने के लिए बेसिकली हम जो है क्या कर सकते हैं? ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बचपन में अपने टीचर से पूरा पैराग्राफ को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी हमने पढ़ा था। ब्लैक बोर्ड पर ही पूरा पैराग्राफ को पहले लिख दिया जाता था टीचर्स के द्वारा, फिर उसको वो एक्सप्लेन करते थे पैराग्राफ पढ़ करके। तो बेशक किया जा सकता है, किसी भी पैराग्राफ में सुधार किया जा सकता है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है कि सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने के लिए, यही हमारा आंसर होगा। देखिए, सूचना के आधार पर अगर कोई रिपोर्ट तैयार करना है तो उसमें कई 100 पेज लग जाते हैं या कई पेज लगते हैं, और उतनी जगह नहीं होती है ब्लैक बोर्ड पर। और ब्लैक बोर्ड जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। सूचना के आधार पर अगर कोई रिपोर्ट तैयार करना है एज अ टीचर भी आपको, तो ये आपका होमवर्क हुआ, आप घर में या ऑफिस में बैठ के कर सकते हो, ना कि क्लासरूम के अंदर में। तो ये वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि सूचना के आधार पर रिपोर्ट तैयार करना जो है वो ब्लैक बोर्ड से नहीं हो सकता है। बाकी योजनाबद्ध अगर कोई आरेख खींचना है, कोई ग्राफ अगर खींचना है तो आप कर सकते हो। तथ्यों के बीच कोई संबंध का सारांश अगर आपको बताना है तब भी आप ब्लैक बोर्ड की मदद से ये कर सकते हो। तो आंसर हमारा सी और डी नहीं होगा, आंसर हमारा क्या होगा? बी नंबर होगा, है ना, कि सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने के लिए ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य डैश प्रदान करना होता है। पाठ्य पुस्तक का मतलब क्या हो गया? जो सिलेबस की किताबें होती है, जो बुक्स होता है। तो किताबें जो पढ़ते हैं बच्चे, चाहे वो 6 का हो, 7 का हो या 8 का बच्चा हो, उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या प्रदान करना होता है, वो बच्चा बेसिकली क्या प्रदान करता है, ये चीजें आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, पाठ्य पुस्तक जो होता है उसका मेन मकसद होता है एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री देना। जो बच्चा होता है ना, वो बुक बच्चों के लिए डिजाइन किया जाता है। आप देखोगे एनसीईआरटी के बुक्स वगैरह में बहुत सारी चीजें ऐसी दी रहती है जो बच्चा डायरेक्ट पढ़ सके, इस तरह से बुक्स को डिजाइन किया जाता है। तो बुक्स को कभी भी टीचर के संदर्भ सामग्री के तौर पर ना देखा जाए, समझ रहे हैं ना। ये हो सकता है, लेकिन बुक का सबसे मेन जो उद्देश्य होता है वो एक पढ़ने वाला जो शिक्षार्थी होता है, जो बच्चा होता है, उसको पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण सामग्री जो है प्रदान करना जो है बुक का सबसे मेन काम होता है। बी नंबर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कहता है कि शिक्षकों को शिक्षण का आधार बनाने के लिए एक सामग्री होता है। शिक्षकों का जो पढ़ाने का आधार है वो किस ओर होना चाहिए, इसलिए बुक तैयार किया जाता है। नहीं होगा ये आंसर सी नंबर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परीक्षाओं के लिए आधार और विषय वस्तु बनाने वाली सामग्री के तौर पर। तो यहां पर परीक्षा को ही सबसे मेन मान लिया गया है कि भैया बुक्स इसीलिए बनाया जाता है ताकि टीचर जो है उसके आधार पर परीक्षाएं ले सके बच्चों का। तो ये भी नहीं होगा। बुक्स का निर्माण, पुस्तक का निर्माण, पाठ्य पुस्तक का निर्माण इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि जो सिलेबस के आधार पर पढ़ने की जो सामग्री है वो बच्चों तक कैसे पहुंचाई जाए, वो यानी बच्चों को वो मिल सके। चलिए 1813 में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है 1813 ईस्वी में। उसी पर प्रश्न पूछा है कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसका मेन उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसका मेन उद्देश्य था कि भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, है ना। और इसका जो 1813 का चार्टर अधिनियम था, इसमें भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए 1 लाख रुपया सालाना बजट, 1 लाख रुपया, है ना, रुपया सालाना बजट तय किया गया कि 1 साल में 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का महत्व बताने के लिए। जो भारतवासी हैं उसमें शिक्षा की जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये चीज किया जाएगा। तो सब यहां से आंसर हो जाएगा हमारा कि 1813 का चार्टर अधिनियम का जो उद्देश्य था वो भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था हमारा। अगला प्रश्न है, कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता का संकेत है। कक्षा में बात करना
और अनुशासनहीनता का संकेत है। कहने का मतलब ये है कि कक्षा में कोई विद्यार्थी जो है वो बात कर रहा है और अनुशासनहीन भी है वो, ठीक है, दोनों चीजें हैं, बात भी कर रहा है और अनुशासनहीनता भी है। ये दोनों चीज किस ओर दर्शाता है? क्या लगता है आपको कि कोई बच्चा क्लास में क्यों बात कर रहा है, क्यों अनुशासनहीन हो गया है? ऑप्शन ए कि अनुशासनहीन छात्र होगा इसलिए ऐसा कर रहा होगा। क्या कहीं पर प्रश्न में ये लिखा है कि जिस बच्चे के बारे में बात हो रही है वो अनुशासनहीन है? तो ये इन जनरल बात हो रही है, तो सभी बच्चे तो अनुशासनहीन नहीं होंगे, तो ए नंबर हमारा गलत हो गया। दूसरा कहता है कि दोहराव के कारण बोरियत हो रही होगी, ठीक है, क्लासरूम में जो टीचर चीजों को पढ़ा रहे होंगे उसको कई बार दोहराते होंगे जिसके कारण बोरियत हो रही है, बच्चे ऑलरेडी चीजों को जान रहे हैं इसलिए वो बात कर रहे हैं और अनुशासनहीन हो रहे हैं। यही हमारा क्या होगा, सबसे सटीक आंसर होगा। सी नंबर में आते हैं, सिखाई गई चीजों के बारे में भ्रम है ना, ये भी नहीं होगा। व्याख्यान बिंदुओं का सारांश नहीं करना, देखो अगर व्याख्यान जो बिंदु है उसका सारांश अंत में सारांश होती है ना, लास्ट के 2 मिनट में, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ने से तो यही लग रहा है पूरे सेंटेंस को कि कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता, यानी पूरे कक्षा की बात हो रही है और कक्षा में ओवरऑल टाइम ये चीजें हो रही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कि दोहराव के कारण जो बोरियत हो रही है इसलिए बच्चे जो है अपनी पढ़ाई में संलग्न नहीं है, इसीलिए वो बात कर रहे हैं और अनुशासनहीन हो गए। चलिए 7वां क्वेश्चन जो झारखंड बीएड में पूछा इसको देखते हैं। प्रश्न है कि आपके पास लड़कों और लड़कियों की एक मिश्रित कक्षा है, ठीक है, आप एक टीचर हो, आपके पास क्या है, एक क्लासरूम है और इसके अंदर में गर्ल्स भी है और बॉयज भी है, दोनों है, गर्ल्स और बॉयज दोनों आपकी कक्षा में है। उनके बीच सहयोग बढ़ सके, सहयोग मतलब क्या, कॉपरेशन बढ़ सके, सहयोग मतलब क्या, कॉपरेशन बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? ये 4 तरीका दिया हुआ है। एक क्लासरूम है आपका, आप टीचर हो उस क्लास का, और उस क्लासरूम में गर्ल्स और बॉयज दोनों है, दोनों के बीच सहयोग बढ़ता रहे, परस्पर सहयोग बढ़ता रहे, इसके लिए आप कौन सा कदम उठाओगे? 4 ऑप्शंस पढ़ते हैं। कहता है कि माता पिता के से समानता पर चर्चा करने के लिए कहेंगे। देखिए क्लासरूम में आपका बच्चा है ना, लेकिन आप कह के इसको रहे हो, माता पिता को कह रहे हो कि आप जो है क्या कीजिए, चर्चा कीजिए इस बात पर कि लड़के और लड़कियां जो है दोनों क्या होता है, दोनों जो है बराबर होते हैं। भैया ये बात तो इन जनरल बात है, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्वेश्चन जो आपके क्लासरूम पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है कि आपके पास लड़के और लड़कियों की एक मिश्रित कक्षा है। यहां पर देख रहे हो, एक कक्षा के बारे में आप बोल रहा है कि भैया क्या है, भैया कि मिश्रित कक्षा है। अब ये बताओ कि कक्षा अगर मिश्रित है तो मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि आपको खुद कुछ करना होगा, तो ये तो ए नंबर हमारा क्या होगा, सही नहीं हुआ, गलत हो गया। लड़के और लड़कियों को एक बेंच साझा करेंगे, यानी एक ही बेंच पर लड़के लड़की को बैठा देंगे, तो क्या इससे कोऑपरेशन बढ़ेगा? कतई नहीं बढ़ेगा इससे कोऑपरेशन, ठीक है, दोस्ती जरूर हो जाएगी लेकिन कोऑपरेशन नहीं बढ़ेगा, सहयोग की भावना, एक दूसरे को मदद करने की, हेल्प करने की भावना नहीं बढ़ेगी। उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है या करवाना है, ठीक है, या फिर पाठों में समानता की बात करना, जो क्लास में आप पढ़ाओगे लेक्चर के अंदर में, है ना, इक्वालिटी की बात करना, तो देखो ये भी सही नहीं होगा। सबसे बेस्ट तरीका होगा कि बच्चा खुद करके सीखे, तो ऐसा काम को आप निर्धारित कर लीजिए कि जिसको लड़का और लड़की दोनों एक साथ कर सकता है, समझ रहे हैं ना, एक साथ काम करेगा तो इससे क्या होगा, उसके अंदर कोऑपरेशन की भावना अपने आप आ जाएगी। तो सी नंबर यहां पर सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न में आते हैं। कहता है शिक्षा में सजा का प्रमुख नुकसान क्या है? कई बार देखते होंगे वीडियोस वगैरह में, देखा होगा, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक टीचर बच्चे को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है ना, बड़ा सा लकड़ी का फट्टा लेकर के मार रहा है, टूट जाता है, फिर दूसरा मंगवाता है, फिर से पीटता है और उससे भी संतुष्टि नहीं होती है, तो फिर है ना, ये जो मुक्का है, मुक्के से उसकी गर्दन को दबा करके कई 100 मुक्का मारता है, फिर उसको, समझ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में मारता है, फिर थप्पड़ों से वार करता है और लगभग 10 से 15 मिनट तक पीटते रह जाता है बच्चे को, है ना, वो भी दांत खींच कर, समझ रहे हैं ना। तो ये समझ रहे हो, एक ट्रेंड टीचर की निशानी नहीं है, इसीलिए आप लोगों से क्या होता है, बीएड करवाया जाता है। वही चीजें यहां पर प्रश्न में पूछा है कि शिक्षा में जब सजा दिया जाता है तो उसका प्रमुख नुकसान क्या है, ठीक है। तो देखो पहले का क्या जमाना था कि गार्जियन लेके जाते थे बच्चे को मदरसा में,
या फिर स्कूल में और बोलते थे कि मास्टर साहब, मौलवी साहब, इसको जो है ना, इसका खाल खींच लीजिएगा, अब बॉडी हमको सलामत दे दीजिएगा आप, समझ रहे ना। या फिर एक दूसरा डायलॉग होता था गार्जियन का कि हड्डी वगैरह मत तोड़िएगा, बाकी बदन में जितना मार सकते हैं आप, खुली छूट है आपको, बस इसको सीधा कर दीजिए आप। तो पहले क्या होता था, मारपीट को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता था कि मारपीट करने से बच्चा लाइन पर आ जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है ना। जो लोग जो लोग ट्रेन टीचर हैं उसको पता चल रहा है कि भैया मारपीट से कुछ होता जाता नहीं है, इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। प्रश्न पढ़ते हैं, देखिए प्रश्न कह रहा है शिक्षा में सजा का प्रमुख नुकसान क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखिए यह अप्रिय भावना को उत्पन्न करता है। अगर बच्चे को आप मारते हो ना तो उससे उसकी जो भावनाएं हैं वो आहत होती है और उससे अप्रिय भावना होती है, नेगेटिव जो फीलिंग्स है बच्चों के अंदर वो आती है मारपीट करने से। बिल्कुल सही लग रहा है। कहता है कि यह समस्या को अस्थायी रूप से हल नहीं करता है। अगर आप मारते हो ना, पीटते हो, मारते हो, तो आपकी जो समस्या है उसको अस्थायी रूप से, परमानेंटली हल नहीं है। मार पीट देते हो, आपकी समस्या तुरंत सही हो जाती है, लेकिन ये अस्थायी रूप से बच्चा सही नहीं हो पाता है, फिर वो वैसा बदमाशी करेगा ही करेगा। और मारपीट करते हैं तो इससे टीम वर्क को भी ये रोकता है मारपीट। और कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये टीम वर्क को रोकता है। ये कोई डायरेक्ट बात यहां पर निकल के नहीं आ रही है। यह समस्या को अस्थायी रूप से हल नहीं करता, ये भी सही है। लेकिन सबसे मारना पीटना क्यों बंद किया गया है, और ये इलीगल काम भी हो गया। अगर टीचर बच्चे को पीटता है तो ये इलीगल काम है टीचर का, समझ रहे हो ना। इसके लिए टीचर पर एफआईआर हो सकती है। तो यह अप्रिय भावना को उत्पन्न करता है और बच्चों पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। ठीक है, जितना मारते जाओगे बच्चों को, या तो वो डर जाएगा, दहशत में आ जाएगा, या फिर वो मार का आदी हो जाएगा, है ना। वो सोचेगा चलो होमवर्क नहीं करके जाते, 2 फट्टा खा लेंगे, होना जाना क्या है। ठीक है, कुछ नहीं कर पाएगा टीचर। अगले प्रश्न पर आते, कहता निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पढ़ाने लिखाने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो कौन सा है। शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध, विषय वस्तु, शिक्षण तकनीक और प्रयुक्त सहायक सामग्री। यहां पर एक वर्ड है सहायक सामग्री। कितने लोग हैं जो कमेंट में बता सकते हो कि सहायक सामग्री क्या होती है। देखो, जो भी चीज पढ़ाने में आपकी मदद करे या बच्चे को पढ़ने में मदद करे, हर वो चीज जो टीचर की हेल्प करता है, इससे बच्चे की अगर कुछ मदद हो सकती है या जो पढ़ाई है उसको प्रभावशाली बनाया जा सकता है, तो हर वो चीज जो पढ़ाने में सहायता प्रदान करती है ना, हर वो सामग्री जो है वो सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे कोई टीचर पढ़ाता है तो ब्लैक बोर्ड जो है वो क्या हो गई, उसकी सहायक सामग्री हो गई। ब्लैक बोर्ड क्या हो गई, सहायक सामग्री हो गई। क्लियर है। उसी तरह से जैसे अगर मान लो मैप के माध्यम से आप पढ़ाते हो, डायग्राम के माध्यम से पढ़ाते हो, तो चौक से डायग्राम बनाते हो, तो क्या हो गया, सहायक सामग्री। प्रिज्म के बारे में बता रहे हो, प्रिज्म क्लास में लेके आ रहे हो आप, तो प्रिज्म क्या हो गया, सहायक सामग्री हो गया। तो यहां पर आ जाते हैं, कहता था कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पढ़ाई लिखाई में, छात्र का ज्ञान। देखो, छात्र का ज्ञान भी नहीं होगा। देखो, सबसे बड़ी चीज है ना, यहां पर डायरेक्ट मैं आंसर ही आपको बता देता हूं। एक चीज ध्यान में रखना, पढ़ाई लिखाई के दरमियान आपने भी अनुभव किया होगा अपने स्कूलों में, आप जो है कनेक्टेड रहना। मैं काफी समय ले रहा हूं एक एक प्रश्न को, क्योंकि मेरा यहां पर मकसद सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिखाना नहीं है, वो तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके है ना 5 मिनट में पूरा पढ़ लोगे। लेकिन डिस्कशन करो, क्योंकि ये चीजें आपके लिए नया है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ने का मौका अब तक नहीं मिला था, और जितना आप सुनोगे ना उतनी नॉलेज होगी आपको। सुन सुन के भी आप बहुत सारा प्रश्न को हल करोगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आप सुनो अच्छे से। देखो, एक चीज ध्यान में रखना कि पढ़ाई लिखाई के अंदर में या टीचिंग लर्निंग के अंदर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी गई है ना, वो स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है, कि उसका रिलेशन जो है वो कितना अच्छा है ना, इससे टीचिंग और प्रभावशाली होगा। सपोज एक टीचर है जो बहुत बढ़िया पढ़ाता है, मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा उस टीचर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, मुझे वो लग रहा है काफी कड़क है ना, काफी गुस्सैल है ना, काफी अजीब सा टीचर है, तो क्या उसकी इतनी अच्छी पढ़ाई मेरे समझ में आएगी या आपके समझ में आएगी? कतई नहीं आएगी। लेकिन देखते होंगे आप देखे होंगे कि आपके स्कूल में 10 टीचर हैं, लेकिन उसमें कोई 2 टीचर ना आपका बड़ा फेवरेट हुआ करता था, एक टीचर तो मोस्ट फेवरेट, और जब वो क्लास में आता था उसकी पढ़ाई हुई हर बात समझ में आती थी। लेकिन बाकी जो 6-7 टीचर आते थे उसके कुछ पढ़ाए हुए पल्ले नहीं पड़ते थे। क्यों?
तो क्योंकि रिलेशन जो संबंध होता है वो बच्चा कनेक्टेड हो जाता है टीचर से और बड़ी आसानी से चीज़ों को सीखने लगता है। यही कारण है कि टीचिंग लर्निंग के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण तत्व को जो माना गया है वो शिक्षक और छात्रों का जो रिलेशन है उस चीज को माना गया है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखेंगे तो विषय वस्तु यानी जो पढ़ाया जाता है वो भी उतना काम की चीज नहीं है विद्यालय के अंदर में जितना शिक्षक और छात्र का संबंध मायने रखता है। वहीं पर पढ़ाने का टेक्निक, कोई टीचर कितना बेस्ट पढ़ा रहा है वो भी मायने नहीं रखेगा, है ना। पढ़ाने के लिए किन किन सामग्रियों का वो इस्तेमाल कर रहा है वो भी बेकार है, समझ रहे ना। छात्र का ज्ञान वो भी बाद में आएगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन बाद में आएगा। पहले क्या आएगा? पहले आएगा कि शिक्षक और छात्र के बीच संबंध कैसा है, वो पहले आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अभिप्रेरण उपागम डैश की जाती है। पहले यहां पर ना एक वर्ड है अभिप्रेरण उपागम, ठीक है। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ध्यान में रखिए, इसको इंग्लिश में एक अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच। क्या कहते हैं इसको? इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है। देखो ये जो अभिप्रेरण उपागम है इसको समझ लीजिए पहले, इसको बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। मैं पूरा इसको समझाने के लिए 2 मिनट लूंगा क्योंकि ये अभिप्रेरण उपागम जो है इस बार जो आप पढ़ोगे ना, चाहे हमारी ऐप से पढ़ो या यूट्यूब से पढ़ो या आप एग्जामिनेशन में जाओ, ये आपको परेशान करेगा। तो धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो चीजें हैं इस सब्जेक्ट का, उसको हम लोग जानते चले जाएंगे, है ना। इसको बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है। अब देखो इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है, बहुत अच्छा चीज है ये, बहुत बेहतरीन चीज है और आप अपने लाइफ में कई बार करते हो लेकिन पता नहीं है कि इसी का नाम इंडक्टिव अप्रोच है। देखो इंडक्टिव अप्रोच एक ऐसा अप्रोच होता है जिसमें कोई स्पेसिफिक घटना के बाद आपको नॉलेज प्राप्त होती है और उस स्पेसिफिक केस के बाद आप उस नॉलेज के आधार पर एक जनरल जो है कंक्लूजन निकालते हो, एक कंक्लूजन निकाल लेते हो कि भैया ऐसा होता है वैसा होता है। एक जनरल क्या करते हो, कंक्लूजन निकाल लेते हो। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अगर इंडक्टिव अप्रोच का या फिर अभिप्रेरण उपागम का एक यहाँ पर मैं अपने वर्ड में अगर मैं बताऊं यहाँ पर एक उदाहरण देकर के, तो बड़ी आसानी से आप समझ पाओगे। जैसे देखो एक चीज पता है कि दही ना सबको सूट नहीं करता है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि दही जो है, दही खाने से खांसी होता है। हमने दही खाया, आप गए कहीं पर आम निमंत्रण में या अपने घर में, आपने दही खाया, आपको खांसी हो गई, ठीक है। दही खाया, आपको क्या हो गई? खांसी हो गई। तो दही, हमने एक यहाँ पर स्पेसिफिक केस हमारे सामने आया कि दही खाने से खांसी होता है, दही खाने से खांसी जुकाम होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया दही खाने से खांसी होता है। अब देखो ये जो दही खाने से खांसी होता है ये क्यों होता है, दही खाने से खांसी क्यों होता है? तो आप कहोगे कि दही खाने से खांसी इसलिए होता है क्योंकि दही जो है वो ठंडा होता है। दही क्या होता है? ठंडा होता है। तो अब यहां से एक यहां पर इंफॉर्मेशन आई कि दही जो है वो क्या होता है, दही जो है वो क्या है भैया? ठंडा है। दही ठंडा है, ये दही क्या है? ठंडा है, ठीक है। दही ठंडा है, मैं यहां लिख रहा हूं दही जो है वो क्या है? ठंडा है। दही ठंडा है इसीलिए दही खाने से क्या होता है? खांसी होता है। तो एक कंक्लूजन इससे ये निकल गया हमको कि भैया ठंडा चीज खाने से खांसी होता है। ठंडा चीज खाने से क्या होता है? खाने से खांसी होता है। अब आप जिंदगी में कोई भी चीज जो ठंडा होगा, ठीक है, उसको नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि ठंडा खाने से क्या होता है? खांसी होता है। क्लियर है? तो ये जो अप्रोच होता है, एक स्पेसिफिक केस हुआ दही खाने का, आपको खांसी जुकाम हो गया। क्यों जुकाम हुआ, है ना? तो आपने को ये पता चल गया कि भैया दही खाने से खांसी होता है। दही खाने से खांसी क्यों हुआ? क्योंकि क्या है? दही ठंडा है इसीलिए। तो इससे एक चीज पता चला कि हर वो चीज जो बहुत ठंडा होता है उसको खाने से क्या होता है? खांसी जुकाम हो सकता है। तो आपने एक कंक्लूजन निकाल लिया। ये जो अप्रोच होता है पढ़ाने का या कोई रिसर्च के अंदर में कोई चीज करने का, यही इंडक्टिव अप्रोच कहलाता है, ठीक है। जब आप एक स्पेसिफिक केस से जनरल कंक्लूजन के अंदर में जाते हो। तो अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अभिप्रेरणा उपागम यानी इंडक्टिव अप्रोच डैश की ओर जाती है। तो ये एक विशेष की ओर, विशेष से लेकर के एक जनरल की ओर जाती है, विशेष से
जनरल की ओर, यानी ये विशेष से सामान्य की ओर जाती है। विशेष से किधर जाती है? सामान्य की ओर। तो यहां पर जितने भी लोगों का आंसर देखो, जितने भी लोगों का आंसर यहां पर आ रहा है कि विशेष से सामान्य की ओर आ जाती है, बिल्कुल सही है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। कैसे? कि आपको यह पता था कि दही जो है, दही खाने से खांसी होती है। अज्ञात जितने भी चीजें हैं, जैसे ठंडा जितनी चीज है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल गया। सरल से जटिल की ओर भी ये इंडक्टिव अप्रोच काम करता है ना? सरल चीजों से जटिल की ओर भी जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर डी, ये सभी। ठीक है, तो अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया जो है वो आपका क्या है? विशेष से, ये जो इंडक्टिव अप्रोच है ये विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर जाती है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अगले प्रश्न पर आते हैं। छात्रों का भावनात्मक समायोजन डैश में प्रभावी होता है। देखो भावनात्मक समायोजन, एक तो देखो ये भावना क्या है भैया, ये भावनात्मक क्या है? ये जो भावनात्मक है, यहां पर दो वर्ड है। यहां पर एक चीज तो मेन है भावना, और छात्रों की भावना बहुत मायने रखती है ना? इसको बोलते हैं फीलिंग्स। छात्र हो या कोई भी इंसान हो, उसकी फीलिंग्स बहुत मायने रखती है। ठीक है, आप फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो मतलब उसको हर्ट कर रहे हो। अब देखो छात्रों का भावनात्मक समायोजन डैश में प्रभावी होता है। किस चीज में प्रभावी होता है? तो याद रखिएगा कि ये जो है छात्रों का भावनात्मक समायोजन, अगर किसी को फीलिंग से कनेक्ट कर लेते हो आप, फीलिंग उसका समायोजन हो गया, भावनात्मक अगर वो बच्चा जुड़ गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा? उसका व्यक्ति निर्माण भी बड़ी तेजी से होगा। टीचर जो बोलेगा बच्चा वो करेगा। उसका पढ़ाई लिखाई में भी बहुत मन लगेगा अगर वो भावनात्मक जुड़ गया है स्कूल से। उसका दिल बैठ गया है स्कूल पर, हमारा टीचर पर, स्कूल पर बैठ चुका है दिल। भावनात्मक, भावना से वो, फीलिंग से वो कनेक्टेड है स्कूल से, तो व्यक्ति निर्माण भी बड़ी तेजी से होगा, कक्षा शिक्षण भी बड़ी तेजी से होगा, और वो बच्चा अनुशासित भी रहेगा, है ना? देखते होगे जो बच्चे को क्लास में काफी मन लगता है, वो उसकी फीलिंग्स जुड़ गई है स्कूल के साथ, क्लासरूम के साथ, टीचर्स के साथ, तो वो बच्चा कभी भी उदंड नहीं होगा। ये सारी चीजें होंगी, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा कि डी, ये सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री, अगेन वही चीजें हो गई जो टीचिंग लर्निंग ऐड होती है ना? जैसे कि आप पढ़ा रहे हो, ये बोर्ड है, मैं पढ़ा रहा हूं, ये शिक्षण सहायक सामग्री हो गई। ठीक है, माइक के माध्यम से सुन रहे हो, ये भी शिक्षण सहायक सामग्री। कैमरे के माध्यम से आप हमको देख रहे हो, ये भी शिक्षण सहायक सामग्री हो गई। तो शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह या श्रेणी में ब्लैक बोर्ड को शामिल किया जाता है? देखो बहुत अच्छी चीज यहां पर, ये प्रश्न ना मुझे 2 मिनट दे रहा है कुछ एक्सप्लेन करने को, मैं यहां पर करता हूं। देखो आप गौर से बस देखना, यहां पर एक वर्ड है ना, शिक्षक सहायक सामग्री, इसको जान लो वरना फिर आपको ये बार बार डिस्टर्ब करेगा। देखो शिक्षक सहायक सामग्री, अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि प्रिज्म क्लास में लेके आते हो, ये शिक्षक सहायक सामग्री है। पेन से पढ़ा रहे हैं, शिक्षक सामग्री। बोर्ड पे लिख रहे हैं, शिक्षक सामग्री। माइक से आवाज जा रही है, ये शिक्षक सहायक। हर वो चीज जो सहायता करे पढ़ाने में, वो आपका शिक्षण सहायक सामग्री हो जाती है, हर वो चीज। अब देखो शिक्षक सहायक सामग्री जो होती है ये 3 तरह की होती है। मैं यहां पर इंग्लिश में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बता देता हूं। ठीक है, हिंदी में बता देता हूं। 3 तरह का होता है, देखो नाम से ही आप पहचान जाओगे। एक होता है आपका दृश्य सामग्री, जो ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ दिखती है, जैसे ब्लैक बोर्ड सिर्फ दिखती है, तो वो क्या होगी? दृश्य सामग्री हो गई। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे विजुअल एड्स। क्या बोलेंगे? विजुअल एड्स इंग्लिश में इसको बोलेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा श्रव्य सामग्री, ऐसी चीजें जो सिर्फ सुनने में आती है। जैसे बच्चों को रेडियो दिया जाता है सरकार के द्वारा कि भैया रेडियो का प्रसारण सुनाओ, तो वो रेडियो ऑन करते हो ना, तो रेडियो में कुछ दिखता तो है नहीं, सिर्फ सुनाई देता है, तो ये क्या हो गया? श्रव्य सामग्री हो गया। ठीक है, रेडियो क्या हो गया? श्रव्य सामग्री हो गया। क्लियर है? अब आते कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो दिखते भी हैं और सुनाई भी देते हैं, है ना? दिखते भी हैं और सुनाई भी देते हैं, दृश्य और श्रव्य दोनों होता है। यानी जिसके अंदर में ऑडियो विजुअल, ऑडियो वीडियो दोनों होता है। जैसे आजकल का स्मार्ट क्लासरूम बन रहा है, तो उसके अंदर में इस तरह का टीवी लगा होता है, और उस टीवी के माध्यम से कोई वीडियो दिखा करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो वो उसमें जो वीडियो चलाया जाता है, उसमें वीडियो भी होती है और साउंड भी होता है। तो
अगर सिर्फ वीडियो है, देखने वाली चीजें हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड है जो सिर्फ दिखाई देती है, जिससे आवाज नहीं निकलती है, तो वो दृश्य हो गया। जिससे सिर्फ सुनाई देती है तो वो आपका क्या हो गया, श्रव्य सामग्री हो गया। और जिससे दोनों चीज होती है वो दृश्य श्रव्य हो गया। अब आप बता दो, इतना इंफॉर्मेशन मिलने के बाद क्या आप नहीं बता पाओगे कि जो ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड किस कैटेगरी के अंदर में आता है? तो ये ब्लैक बोर्ड जो है भैया, ये आपको सिर्फ और सिर्फ विजुअल एड्स के अंदर में आता है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड सिर्फ दृश्य सामग्री है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए एक चीज मेरी ना आप ध्यान में रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है झारखंड बीएड में। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों से एक नंबर पूछ लिया है। ठीक है, कुछ ही चैप्टर हैं झारखंड बीएड में, वहां से 2-2, 3-3 नंबर भी पूछा है अभी इसी पेपर के अंदर में, जब मैं ये करवा रहा हूं आपको। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दो वर्ड होता है। देखो जब इंटरपर्सनल, इंट्रा हो ना तो वो खुद समझना आप, इंट्रापर्सनल मतलब खुद पे। ठीक है, जब आप खुद कुछ सोचते हो, खुद से कोई बात करते हो, तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो जाता है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। ठीक है, कनेक्टेड होना और कुछ दोनों के बीच आदान प्रदान हो रहा है सोच विचार का। तो जब इंसान खुद से बात करता है तो वो आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। जैसे कई बार आप जाते हो और फिर बैठ के सोचते रहते हो, कहाँ सोचते हो आपको पता है? तो वो जो सोचते हो ना, आप खुद से बातें करते हो, तो वो सोचना क्या हो गया, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, अपने आप में चिंतन करते हो कि हमने जो पढ़ाई किया वो एग्जाम के लिए कितना किया है, कितना बचा हुआ है, हमने आज क्या गलत किया, हमको क्या ऐसा था जो नहीं करना था, है ना, क्या ऐसा है जो हमको कल करना है। ये खुद से जब आप बात करते हो, खुद के मन में जो प्लानिंग करते हो, ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो जाता है। वहीं पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दूसरे से बात करना होता है। कोई पर्सन आपके सामने है और उससे बात कर रहे हो, तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हुआ, ये आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हुआ। अब देखना इसका आंसर आप दे दोगे, पढ़ो आप। कहता है कि दूसरे व्यक्ति के साथ संचार करना अनिवार्य करता है। तो यहां पर देखो दूसरे का तो कोई बात ही नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, ये इंट्रा है यानी खुद से। ठीक है, ये खत्म हो गया। दूसरा कहता है स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है, जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की या शामिल होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये आपका स्वयं के भीतर का बता रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। चलिए सी भी पढ़ लेते हैं। कहता है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप से होश पूर्वक या अवचेतन रूप से जुड़ता है ना, बदहाली के हालत में नहीं बल्कि होश रहता है इंसान को, और वो खुद से बात करता है। तो ये बी और सी दोनों सही हो रहा है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, कि केवल बी और सी दोनों हमारा जो है क्या है, सही है यहां पर। ठीक है, आप समझ गए क्या होता है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं। अधिकारवादी की शिक्षण विद्या है। देखो अधिकारवादी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ऑथोरिटेरियन। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन। देखो अथॉरिटेरियन वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो केंद्रीकरण करते हैं, जो अपनी सारे पावर को केंद्रीकरण करते हैं, जो सारी पावर को खुद में समाहित करके रखते हैं, केंद्रित रखते हैं, सारे पावर को अपने में जमा रखते हैं, सब कुछ एक ही रूम से कंट्रोल होता है, उसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन। जब कोई प्रधानमंत्री सारा चीज अपने मन से करने लगे तो उसको बोलेंगे अथॉरिटेरियन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसी तरह से जब कोई इंसान घर के अंदर में सभी सदस्य हैं लेकिन एक ही सदस्य सारे डिसीजन लेने लगे और हर चीज कंट्रोल करने लगे, या पापा ऐसे करने लगे, तो कहेंगे अथॉरिटेरियन पापा। समझ रहे हैं ना। तो अधिकारवादी की शिक्षण विधि कौन सी होगी, तो वही ना होगी जो अथॉरिटेरियन वर्ड का मतलब होता है, अधिकारवादी वर्ड का मतलब होता है। वो क्या होगा कि अथॉरिटेरियन जो शिक्षण विधि होगी, इसमें बच्चों पर फोकस नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें जो मेन फोकस होगा वो शिक्षक केंद्रित होगा। जो टीचर होगा है ना, उसी पर पूरी जो शिक्षा है आसपास, उसके आसपास घूमती रहेगी। ना तो वो बाल केंद्रित होगी, ना प्रधानाध्यापक, ना ही अनुभव के आधार पर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत में से एक किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है।
नैतिक विकास का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनमें से एक किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो याद रखिएगा लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। जब आप सीटेट करोगे ना तो कोहलबर्ग की पूरी थ्योरी वहां पर आपको पढ़ाएंगे, है ना, तो वहां पर बहुत अच्छे से जानोगे। इसके अलावा जो आपका पेड कोर्स चलेगा एप्लीकेशन पर, जो आपका झारखंड बीएड के लिए हमारा रांची बैच है, झारखंड बीएड के लिए कौन सा बैच है? रांची बैच है, जिसकी इनिशियल फी अभी 499 है, 50% डिस्काउंट चल रहा है। इसकी जब क्लास चलेगी और यहां पर थ्योरी पढ़ा रहे होंगे संबंधित चैप्टर को, तो यहां पर लॉरेंस कोहलबर्ग का जब टॉपिक आएगा तो उसमें पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहता है यदि आपका उद्देश्य डैश है तो समूह कार्य एक अच्छा विचार नहीं। यदि आपका उद्देश्य, समूह कार्य का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया है ना ग्रुप वर्क, जो ग्रुप में काम करते हैं ना, ग्रुप वर्क, उसको बोलते हैं क्या हम लोग? समूह कार्य। ग्रुप वर्क एक अच्छा विचार कब नहीं होगा बताइए तो? ग्रुप वर्क जो है एक अच्छा विचार कब नहीं माना जाएगा? तो याद रखिएगा जब आपको किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करनी होगी। जब किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करनी होगी किसी भी समस्या का, तो उस समय ग्रुप में बिठा करके काम नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 16 का सी नंबर, कि यदि आपका उद्देश्य किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं को जानना होगा तो ग्रुप वर्क एक अच्छा विचार नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप वर्क में भीड़ होगी और भीड़ में आप ज़्यादा चीज़ों को कंक्लूड नहीं कर पाओगे, कुछ उससे परिणाम नहीं निकाल पाओगे। तो इस तरह से 16 का आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है किसी व्यवसाय का चुनाव डैश पर निर्भर करता है। जैसे कोई बच्चा है, उसकी अगर आपको लाइफ चुननी है कि उसको क्या बनाना है, ठीक है, वो बच्चे को क्या बनना चाहिए, तो किस आधार पर वो बच्चा बनेगा, उसका व्यवसाय का चुनाव कैसे होगा? कई बार ऐसा होता है ना, मैट्रिक इंटर के बाद बच्चे पूछते हैं हमसे कि सर बताइए ना क्या करें, मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, क्या करें हम, 10th हो गया हमारा, क्या करें? तो कैसे किसी व्यक्ति के व्यवसाय का चुनाव करोगे, किस बात पर निर्भर करेगा? तो पहला ऑप्शन है कि प्रवेश में आसानी, कौन सा कोर्स लेना आसान होगा, क्या इस आधार पर बच्चे को कोर्स कराया जाए? नहीं ना। इस आधार पर व्यवसाय चुना जाए? नहीं। व्यवसाय से उत्पन्न आय, कौन सा ऐसा व्यवसाय है जिसमें ज्यादा इनकम है? जैसे डॉक्टरी में ज्यादा इनकम है तो हम डॉक्टर की ओर भेज दें, समझ रहे हैं ना। अगर मान लेते हैं कि सीए में ज्यादा अर्निंग है तो सीए के अंदर, लॉयर के अंदर में ज्यादा अर्निंग है तो लॉयर के अंदर में, जिसका ट्रेंड चल रहा है बच्चा को वही बनाओ, और 70% लोग वही करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये भी एक गलत तरीका है। शिक्षार्थी की रुचि और कौशल, बच्चा का क्या रुचि है और बच्चे के अंदर में जो स्किल है ना, किस काम को लेकर के स्किल ज्यादा है। हर इंसान में खास तरह की स्किल पाई जाती है, उस बच्चे में क्या स्किल है और उसके हिसाब से कौन सा, उसके स्किल के आधार पर कौन सा व्यवसाय बेस्ट रहेगा, तभी उसमें जाकर के कुछ फायदा होगा, तभी वो उसका जो बिजनेस होगा, उसका व्यवसाय होगा, सक्सेसफुल होगा। बाकी तो डूब जाएगा, समझ रहे हैं ना। एक छात्र द्वारा स्कूल में सीखे गए विषय, बच्चा ने स्कूल में क्या पढ़ा है ना, जो सब्जेक्ट पढ़ा है क्या उसके आधार पर व्यवसाय होना चाहिए? नहीं। आपने क्या पढ़ा उसके आधार पर नहीं होगा आपका बिजनेस, बल्कि जो बच्चा है उसका किस चीज में रुचि है, उसके अंदर में क्या पार्टिकुलर स्किल है, उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि उसका अगला 40 साल जो होगा वो कैसे गुजरेगा, अगला 50 साल कैसे गुजरेगा, कौन सा व्यवसाय वो करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए पीढ़ीगत अंतर शायद आप लोग नहीं समझ पाए होंगे क्या होता है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा जनरेशन गैप तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। देखिए जनरेशन गैप की अगर बात करें तो जनरेशन गैप क्या चीज को संदर्भित करता है, जनरेशन गैप का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरेशन गैप? देखो जनरेशन गैप बिल्कुल एक ऐसा चीज होता है ना कि जो पिछली पीढ़ी है और जो अभी वर्तमान पीढ़ी है, दोनों के बीच है ना जो मूल्य का अंतर होता है, जो वैल्यूज का गैप होता है, वैल्यूज एक वर्ड होता है, वैल्यूज समझते होंगे आप, है ना, जो वैल्यूज का गैप होता है, जो अंतर होता है, वही चीज जनरेशन गैप कहलाता है। ना कि किशोरों के प्रति वयस्कों का दृष्टिकोण, है ना, जो 12 से 18 साल का बच्चा है उसके प्रति जो 40-50 साल वाला एज का आदमी है वो कैसे देखता है एक किशोर को, क्या इसको जनरेशन गैप बोलते? नहीं, है ना। जनरेशन गैप का मतलब क्या है? दो चीजें हैं, ये यहां है और ये यहां है, इसके बीच का जो गैप है इसका क्या मतलब है? इसके बीच का मतलब है कि दोनों में जो वैल्यू का डिफरेंस है, दोनों के वैल्यू में जो डिफरेंस है
है ना? दोनों जो चीज़ों को देखता है, दोनों के नज़रिए में जो डिफ़रेंस है, वही हम आपका क्या है? वही आपका जनरेशन गैप कहलाएगा। किशोरों की समस्या भी नहीं होगा, किशोरों की बढ़ती जागरूकता भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा बी नंबर, विभिन्न आयु समूह के मूल्यों में अंतर जो है, यही हमारा जनरेशन गैप होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है एक शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों स्थापित करना चाहिए? ऑप्शंस को फटाफट पढ़िए। एक शिक्षक है, उसको एक आदर्शवादी टीचर क्यों बनना चाहिए? एक आइडियल टीचर क्यों बनना चाहिए? देखो, एक आइडियल टीचर जो होता है ना, ये डिमांड है एक आइडियल टीचर का। अगर आप टीचर हो तो बिल्कुल आपको आइडियल होना चाहिए, अन्यथा कोई फायदा नहीं है आपका टीचर होने का। ठीक है? जितना ज्यादा आप आइडियल टीचर होगे, बच्चा उतना सक्सेस करेगा, स्कूल उतना सक्सेस करेगा। समझ रहे हैं ना? चारों ऑप्शंस को पढ़िए। देखिए, कहता है एक शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों देना चाहिए? पहला ऑप्शन कहता है कि छात्रों का मूल्य नहीं होता है। ठीक है? आदर्शवादी इसलिए होना चाहिए क्योंकि छात्रों का मूल्य नहीं होता है। ये तो कोई आंसर नहीं हुआ, ए नंबर हमारा कट गया। बी कहता है छात्र आमतौर पर शिक्षकों की नकल करते हैं। सी कहता है कि शिक्षक वयस्क होते हैं, शिक्षक पिता समान होते हैं। शिक्षक पिता समान होते हैं, यही कारण है कि शिक्षक को आदर्शवादी बन के रहना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षक जो है वयस्क होते हैं, इसलिए आदर्शवादी उनको बन के रहना चाहिए। बच्चे रहते शिक्षक तो उछल कूद कर सकते थे, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। चूंकि एक टीचर जो होता है ना, वो उस स्कूल के अंदर में या क्लासरूम के अंदर में, है ना, बच्चा जो है उसको हीरो के तौर पर देखता है, एक लीडर के तौर पर देखता है, और बच्चा खुद उस टीचर के जैसा बनना चाहता है। यही कारण है कि टीचर का जो बिहेवियर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। टीचर आइडियल होना चाहिए, आदर्शवादी टीचर होना चाहिए। टीचर हो तो टीचर लगना भी चाहिए, उसके अंदर में टीचर के सारे गुण होना चाहिए। अब टीचर के सारे गुण क्या होते हैं, वो सब कुछ आपको कोर्स के अंदर में या आगे जो क्लासेस चलेंगे यूट्यूब पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो वहां पर आदर्शवादी गुण के, जब टीचर के गुण आएंगे तो वहां पर आपको हम बताएंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? एक शिक्षक को, एक टीचर को छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो याद रखिएगा, एक टीचर को छात्र के साथ नेता जैसा व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि जो एक नेता होता है ना, एक लीडर होता है, वो अपनी प्रजा को समान रूप से देखता है। समझ रहे हैं ना? यही कारण है कि टीचर जो क्लासरूम में खड़ा होगा वो अपने बच्चों को, सभी बच्चों को समान रूप से देखेगा, भेदभाव नहीं करेगा, और जिसको वाकई में जरूरत है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा। समझ रहे हैं ना? उसको और अच्छे से समझाएगा। जैसे कोई बच्चा कमजोर है और कोई बहुत तेज है, बहुत तेज वाला बड़ा आसानी से समझ सकता है, लेकिन कमजोर के लिए एक दो एग्जाम्पल और मारना होगा, कमजोर के लिए उसका बैकग्राउंड से उठाना होगा एग्जाम्पल को, तो टीचर ऐसा करेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए एक शिक्षक को का और रिलेशन जो है छात्रों के साथ, वो एक नेता के जैसा होना चाहिए। ठीक है? टीचर का बिहेवियर क्लास में मित्र, पिता या फिर सामान्य नहीं बल्कि एक नेता के जैसा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षण योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय NUEPA का मुख्यतः डैश से संबंधित है। पहले तो इसका पूरा फुल फॉर्म जान जाइए, ये होता क्या है ना? ये होता क्या है 21 नंबर में याद रखिएगा। ये जो आपका है राष्ट्रीय शिक्षण योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, इसका अगर हम पूरा इंग्लिश नेम यहां पर देखने चलें तो ये आपका क्या हो जाता है, ये होता है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो याद रखिएगा, बेसिकली इसका काम जो होता है वो एजुकेशनल प्लानिंग से संबंधित होता है ना? तो ये क्या करता है, शिक्षा नीति में प्रबंधन का काम करता है ना? कैसे नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसका मैनेजमेंट किया जाए, ये काम यहाँ पर ये संस्था करती है। आगे चलते हैं। कहता है, अच्छा याद रखिएगा, ये जो संस्था है वो किसके द्वारा चलाया गया? HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। HRD मिनिस्ट्री ने इस संस्था को बनाया है, और इसका मेन काम होता है शिक्षा के क्षेत्र में शोध करना, है ना, और साथ ही साथ शिक्षा नीति में जो है प्रबंधन करना। विद्यार्थी डैश में अपने आप हल ढूंढते हैं, कौन सी चीज में? तो याद रखिएगा, खोज विधि या डिस्कवरी विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, टीचर की मदद से या विदाउट टीचर, विथ और विदाउट टीचर, विथ और विदाउट टीचर, विथ और विदाउट टीचर, टीचर के साथ भी और टीचर के बिना भी, है ना, दोनों ही कंडीशन में, चाहे टीचर हो या ना हो, बच्चा टीचर का मार्गदर्शन हो या ना हो, बच्चे को अगर ग्रुप में बांट दिया जाए,
ग्रुप में बांट दिया जाए तो बच्चा ग्रुप में रह करके, बच्चा जो है ग्रुप में रह करके क्या कर सकता है, इस खोज विधि के द्वारा ग्रुप में रह करके, है ना, वो क्या कर सकता है, हल ढूंढता है। तो याद रखिएगा, विद्यार्थी अपने आप स्वयं जो हल ढूंढता है वो डिस्कवरी मेथड के अंदर में ढूंढता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा को ना 42वां संविधान 1976 हुआ था, उसमें शिक्षा को ना स्थानांतरित कर दिया गया था, है ना, दूसरी सूची में डाल दिया था। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो उसका 7th शेड्यूल अगर आप देखते हो, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक चीज कहा गया है, उसमें डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात हुआ है। किस चीज के बारे में बात हुआ है, डिवीजन ऑफ पावर के बारे में, डिवीजन ऑफ पावर। तो याद रखिएगा, डिवीजन ऑफ पावर की जो बात हुई है, इसमें 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, इसमें 3 लिस्ट है। तीनों लिस्ट को बारे में जान लीजिए आप। पहला लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट, इसमें कानून बनाने का जो पूरा अधिकार होता है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। इसके अलावा दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, इसमें कानून बनाने का अधिकार जो होता है केवल और केवल राज्य सरकार का होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में स्टेट लिस्ट में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, जैसे इमरजेंसी वगैरह का सिचुएशन हुआ तो। नेक्स्ट है हमारा कनकरेंट लिस्ट, यही लिस्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। कनकरेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट होता है, इसमें ऐसे मुद्दे होते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के, है ना, दोनों से मतलब रखता है। ये कनकरेंट लिस्ट के अंदर में, इस वाली लिस्ट के अंदर में, कनकरेंट लिस्ट के अंदर में। तो ध्यान में रखिएगा कि शिक्षा को जो है 42वां संविधान 1976 में शिक्षा को, है ना, किस सूची में डाल दिया गया, कनकरेंट लिस्ट या फिर समवर्ती सूची के अंदर में। इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या, समवर्ती सूची। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा 23 का बी नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन का शैक्षणिक टेलीविजन चैनल है। तो याद रखिएगा, ज्ञान दर्शन जो है, ज्ञान दर्शन ये दूरदर्शन का क्या है, शैक्षणिक टेलीविजन है। इस टेलीविजन के अंदर में दूरदर्शन के अलावा इग्नू का भी यहाँ पर काफी ज्यादा हाथ है, इग्नू भी यहाँ पर काफी ज्यादा काम करती है, ज्ञान दर्शन चैनल पर कंट्रीब्यूट करती है। अगला प्रश्न है कारण और प्रभाव संबंध, है ना, यानी कॉज एंड इफेक्ट का जो संबंध है वो डैश अनुसंधान विधियों पर द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो देखिए, कॉज एंड इफेक्ट जो होता है ये बेसिकली किस विधि के द्वारा स्थापित किया गया है, तो ये आपका प्रायोगिक विधि के द्वारा स्थापित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, प्रायोगिक विधि। अगला प्रश्न है चरित्र डैश द्वारा विकसित किया जाता है। चरित्र जो है किसके द्वारा विकसित किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, चरित्र जो है वो इच्छा शक्ति के द्वारा भी बढ़ा सकते हैं, जब तक आप चाहेंगे नहीं तो आपका चरित्र बेहतर नहीं होगा। आचरण और व्यवहार में पॉजिटिव परिवर्तन ला करके भी आप क्या कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा नैतिकता जो है उसको भी बढ़ावा दे करके आप कर सकते हो। यहां पर तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, कि चरित्र का निर्माण हम लोग इच्छा शक्ति, आचरण और व्यवहार और नैतिकता के द्वारा कहते हैं। यहां पर एक वर्ड है ना, नैतिकता। देखो, नैतिकता वर्ड जो है ना, नैतिकता वर्ड जो है इथिक्स से बना हुआ, इंग्लिश में वर्ड है इथिक्स, है ना। इथिक्स क्या होता है, इंसान अपनी अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए, हर इंसान खुश रहना चाहता है, इंसान अपनी अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए जो भी बिहेवियर इस्तेमाल करता है, जो भी वो आदत इस्तेमाल करता है, जो भी एक्टिविटीज वो करता है, उस एक्टिविटीज का स्टडी करना इन टर्म्स ऑफ राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस, कि भैया इंसान का किया गया ये काम सही है या गलत है ना। ये जो स्टडी होता है इसी को हम लोग एथिक्स कहते हैं। एथिक्स क्या है, हर इंसान, याद रखिएगा, हर इंसान अपने आप में खुश होना चाहता है, अपने आप में खुश रहना चाहता है, ठीक है। अब देखो, खुश रहने के लिए, अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए इंसान कुछ ना कुछ करता है। आपके द्वारा किया हुआ काम जो आपको खुशी देती है ना, जो आप अल्टीमेट हैप्पीनेस प्राप्त करना चाहते हो, और आपके द्वारा किया हुआ काम की जो स्टडी होती है, दो चश्मे की दो पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भैया ये काम सही है या गलत है, यही जो स्टडी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिक्स बोलते हैं। क्लियर है। और यहां पर जो है ये नैतिकता, आचरण और व्यवहार और इच्छा शक्ति तीनों ही जो है चरित्र के निर्माण में विकसित करता है, चरित्र के निर्माण में योगदान देता है। तो आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया। शिक्षक प्रभावशालिता में को बढ़ाने के लिए, शिक्षक प्रभावशालिता यानी टीचर का जो लर्निंग है, टीचर जो पढ़ाता है ना, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली, अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली, इसका विकास किया किसी एक वैज्ञानिक ने। आपको ये बताना है ये गिवन ऑप्शन में से, चारों में से किसने इस चीज का विकास किया है। तो
तो ध्यान में रखिएगा, थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें हैं, फ्लैंडर के द्वारा जो है ये जो है किया गया है। अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषण का जनक किसको माना जाता है? मनोविश्लेषण का जनक, तो ध्यान में रखिएगा, मनोविश्लेषण का जनक जो है वो सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण के क्षेत्र में काफी रिसर्च किया है। इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सिगमंड फ्राइड। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक आक्रामक छात्र, याद रखिए कैसा छात्र है? छात्र बिल्कुल आक्रामक है। कैसा छात्र है? आक्रामक है, ठीक है, बड़ा आक्रामक छात्र है, हाँ कुछ भी कर देंगे हम, है ना। तो एक आक्रामक छात्र है, आप उसे संभालने के लिए निम्नलिखित में से क्या करोगे? बच्चा पूरा आक्रामक हो गया है ना, तो उसको संभालने के लिए क्या करोगे? एक आक्रामक छात्र है, उसको कैसे संभालोगे? कहता है कि उसे आक्रामक तरीके से कार्य करने का अवसर देंगे। भैया तुमको जैसे करना है, जितना उछल कूद मचाना है क्लास में मचा लो। क्या ऐसा करने देंगे एज ए टीचर आप? क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, बताओ नहीं करने देंगे ना। कहता है उसे आक्रामकता के हानिकारक परिणामों के बारे में समझाएंगे कि जब कोई बच्चा आक्रामक हो जाता है, अटैक करने लगता है ना, तो उससे क्या हानि होती है, हानिकारक परिणाम होता है, उसके बारे में बताएंगे। उसको दंडित करेंगे। अगेन, कभी भी जिंदगी में प्रश्न आए कि बच्चा को दंडित करना, आपको गाली भी दे देना, आप टीचर हो, आपको गाली भी दे दे, बच्चा को दंडित नहीं करना है, मारना पीटना नहीं है भैया, हमेशा इसके खिलाफ जाना। आपको फंसाएगा ये दंडित करके, है ना। मोस्ट ऑफ द लोग कहेगा कि भैया बच्चा आक्रामक हो गया, झगड़ा कर रहा, जरूर उसको पीटना चाहिए, पीटो बच्चा सही हो जाएगा, है ना। ज्यादातर लोगों का यही कंक्लूजन होता है, लेकिन दंडित के खिलाफ आपको जाना है। डी नंबर कहता है उसे बेहद निराशाजनक और शर्मनाक स्थिति में डाल देंगे। निराशाजनक और शर्मनाक, गजब की बेइज्जती करने की बात कर रहा है। इतना बेइज्जती करो, इतना बेइज्जती करो, बच्चा जो है पूरी तरह से शर्मनाक स्थिति में पड़ जाए, है ना, इतना बेइज्जती करो, ठीक है। निकम्मा है, नालायक है, आवारा है ना, उसके माँ बाप की बेइज्जती कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दिया, शर्मनाक स्थिति में डाल दिया। आपको कतई ऐसा नहीं करना, इससे बच्चों में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब बच गया दो ऑप्शन, पहला तो हमने ऐसे कर दिया था ना, एक बच गया अब आपका बी नंबर। कहता है कि आपकी कक्षा में अगर कोई आक्रामक छात्र है तो उसे संभालने के लिए आप क्या करोगे? उसे आक्रामकता के हानिकारक परिणामों के बारे में आप उसको समझाएंगे। यही आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रस्तावक कौन है? शिक्षा में जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जो कॉग्निटिव प्रिंसिपल है ना, कॉग्निटिव प्रिंसिपल, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में जो कॉग्निटिव प्रिंसिपल दिया हुआ है ये एनएल गेज के द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा एनएल गेज। अगला प्रश्न है, डैश वह डिग्री है जिससे एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि वैधता या वैलिडिटी या वैधता वह डिग्री है जिससे एक परीक्षण यह मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। डैश का अर्थ है प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर मजबूत करना, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? डैश का अर्थ है छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर क्या करना? मजबूत करना, ठीक है। जल्दी से बताइए। क्यूइंग, सकारात्मक अभ्यास, संकेत या फिर आकार देना, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, काफी सारे लोगों का यहां पर करेक्ट आंसर हो रहा है और यहां पर देखिए बहुत सारे लोग। इसके बाद हम लोग एक आईक्यू लेवल का प्रश्न करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा? आकार देना। आकार देना का अर्थ है प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर मजबूत करना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है कि 25 वर्ष का एक लड़का है और उसका आईक्यू क्या होगा? आपको क्या निकालना है? आईक्यू। देखो आईक्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यहां पर सिखा देता हूं, आप कोई भी प्रश्न में निकाल सकते हो। कहता है एक 25 वर्ष, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं शेयर और लाइक के लिए ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन वीडियो में लगेगा कि मेहनत हो रहा है, क्योंकि आपकी क्लास निरंतर चलेगी और झारखंड बीएड की संपूर्ण तैयारी 2024 की आपको हम इसी चैनल पर कराएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके झारखंड के जितने सारे ग्रुप्स वगैरह हैं, जहां जहां आप शेयर कर सकते हो, जहां जहां आपको लगे कि हाँ बच्चे होंगे पढ़ने वाले और इस क्लास से, इस वीडियो से उनको फायदा पहुंचेगा, तो आप जरूर उस तक पहुंचाना, वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। हर घर हर परिवार तक पहुंचना चाहिए वीडियो। कहता है कि 25 वर्ष का एक लड़का है और उसका आईक्यू क्या होगा? जिसकी मानसिक जो आयु है वो 16 वर्ष है। अब देखो इसमें दो तरह का एज है, ठीक है।
दो तरह का एज है। कितने तरह का एज है? दो तरह का एज है। एक तो देखो मानसिक एज है जिसको बोलेंगे मेंटल आईक्यू, मेंटल एज। मेंटल एज कितना है? जिसकी मानसिक आयु जो है 16 वर्ष है। अच्छा, और उसका जो एक्चुअल एज है ना, एक्चुअल एज कितना है? ठीक है, जो करंट एज है वो कितना है? करंट एज सीए, सीए जो है इसका कितना है? 25 वर्ष है। सीए कितना है? 25 वर्ष। ठीक है, सीए कितना है? 25 वर्ष है। चलिए, अब देखिए यहां पर ये मानसिक आयु क्या है, मतलब 25 साल का लड़का है ना, उसका जो मानसिक आयु है वो 16 वर्ष है। यानी 16 साल का लड़का का जिस कंडीशन में रहना चाहिए वो कंडीशन में है। लड़का कितने साल का है? 25 साल का है, लेकिन उसका जो मानसिक आयु है वो 16 साल जैसा लग रहा है। दिमाग जितना डेवलप किया है, 25 साल का लड़का है, दिमाग जितना डेवलप किया है, लग रहा है कि मानो वो 16 साल का लड़का है। अब आपको ये बताना है कि ये जो 25 साल का लड़का है इसका आईक्यू लेवल कितना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है MA, ठीक है, यानी मेंटल एज यानी मानसिक आयु बटे जो आपका करंट एज है, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। मेंटल एज कितना है? 16 वर्ष, और करंट एज कितना है? 25 वर्ष, गुना 100 कर लो। 25 एकम 25, 25 चौके 100, है ना, और यहां पर 16 चौके 64, टोटल जो है 64 यहां पर इसका आईक्यू हो जाता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ए नंबर 64। तो यहां पर जिनका जिनका आंसर 64 है उनका बिल्कुल करेक्ट है। एक बार देख लो कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आप। ठीक है, मानसिक एज बट्टे कालानुक्रमिक एज गुना 100 कर देना और सॉल्व कर देना, आपका निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने के लिए शिक्षक के लिए कौन सा तकनीक ज्यादा अच्छा रहेगा? देखो, अगर बहुत बड़ी ये है क्लासरूम है तो उसके लिए बेस्ट रहेगा कि वो चीजों को व्याख्या करे और कक्षा में नोट्स लिखाना शुरू करे बच्चों को। ठीक है, आप व्याख्या कर दो और नोट्स लिखा दो, व्याख्या करके नोट्स लिखा दो। बड़ा अगर संख्या है, बच्चा चूंकि क्लास में बड़ा है तो वाद विवाद, चर्चा और व्यवहारिक, वाद विवाद होगा, डिस्कशन होगा, तो बड़ी क्लास है तो दिक्कत होगा। व्याख्यान के साथ समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन कराना, तो चूंकि क्लासरूम बड़ा है तो ग्रुप डिस्कशन कराने में दिक्कत होगा। अगेन वाद विवाद कह लो या फिर समूह कार्य कह लो। ठीक है, ये दोनों आपको डिस्टर्ब करेगा। स्वास्थ्य और प्रश्न पूछना, ये स्वाध्याय और प्रश्न पूछना, इतने बच्चों को प्रश्न एक साथ पूछना संभव नहीं होगा। तो यही कारण है कि टीचर आएगा, व्याख्या दे देगा और फिर क्लास में नोट्स लिखा देगा। सारे बच्चे व्याख्या को सुनने के साथ सारे बच्चे अपना अपना काम करेंगे, तो फिर क्या होगा, 40 मिनट 45 मिनट के अंदर टीचर बहुत अच्छा करके चला जाएगा। तो आंसर यहां पर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, जिसको SUPW कहते हैं, के प्रणेता कौन थे? तो ध्यान में रखिएगा, इसके जो प्रणेता थे वो ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति थे। तो आंसर यहां पर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है कि पारस्परिक संचार जो है वो क्या है? पारस्परिक संचार, व्हाट डू यू मीन बाय पारस्परिक संचार? पारस्परिक संचार को क्या मतलब हो गया? 36 में पारस्परिक संचार किसको बोलते हैं? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। चलिए, पारस्परिक संचार किसको बोलेंगे, जल्दी से बताइए। यहां पर 36 नंबर देखिए, पारस्परिक संचार किसको बोलते हैं? दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है ना। जो पारस्परिक वर्ड ही एक ऐसा वर्ड है जिसमें दो चीजें क्या होती है, कनेक्ट, एक दूसरे से इंटरेक्ट होती है। पारस्परिक तब ना होगा कि जब आप अकेले बात करोगे तो क्या पारस्परिक होगा? नहीं ना। जब आप एक, जैसे कोई व्यक्ति है, ये मान लो एक व्यक्ति है, ये खुद से बात करेगा, क्या उसको पारस्परिक संचार बोलेंगे? जब वो दूसरा व्यक्ति सामने हो और दूसरे से वो बात करे। ठीक है, पारस्परिक अभ्यास वो कब कैसे होगा? जब दो व्यक्ति एक साथ एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना। इंटरेक्शन जब होता है ना, इंटरेक्शन का ही हिंदी होता है पारस्परिक। तो दूसरे व्यक्ति के साथ संचार करना अनिवार्य करता है क्या? पारस्परिक संचार। स्वयं के भीतर ये नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक बात करता है, और उपयुक्त सभी भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर, पारस्परिक संचार, या फिर इसको कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, देखो इंट्रापर्सनल से भी पूछ लिया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से भी पूछ लिया, सेम चैप्टर से दो प्रश्न, और ये वाला जो प्रश्न था पारस्परिक संचार, ये भी उसी चैप्टर का प्रश्न है। एक चैप्टर से तीन प्रश्न, यानी दोनों हाथ में लड्डू। ठीक है, बस
पढ़ना क्या है ये पता हो जाए तो फिर मार्क्स लेकर आएंगे एग्जाम में। कहता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। अच्छा मैंने बता दिया था कि इंट्रा इंट्रा ट्रा ट्रा, इंट्रा वर्ड आएगा खुद से, इंट्रा वर्ड आएगा तो मतलब खुद से बात करना, इंटर आएगा गैर से, इंट्रा मतलब खुद से, और इंटर आएगा तो गैर से, दूसरों से। इंट्रा पर्सनल का मतलब होता है कि जब आप खुद से बात करते हो, स्वयं से, जब आप स्वयं से बात करते हो तो वो इंट्रा पर्सनल होता है, ये वही इंट्रा पर्सनल है, ठीक है। और इंटर पर्सनल होता है जब आप दूसरों से बात करते हो, तो यहां पर खुद से बात करने का है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर में स्व अवधारणा आती है, धारणा भी होती है, आपकी जो धारणाएं हैं किसी भी चीज को लेकर के, आपकी जो उम्मीदें हैं ये भी होता है, तो आंसर हो जाएगा डी ये सभी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है स्व अवधारणा क्या है, जल्दी से बताइए स्व अवधारणा क्या है, फटाफट बताइए। देखिए स्व अवधारणा क्या है, जल्दी से बताइए। ए बी सी डी दोनों ऑप्शन, यहां पर चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, याद रखिएगा स्व अवधारणा क्या होता है। स्व अवधारणा एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर में आप क्या करते हो, जिसके अंदर में इंट्रापर्सनल संचार के लिए आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह नियंत्रित करता है कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे मानता है और अन्य व्यक्तियों की ओर उन्मुख होता है। यह आपका स्व अवधारणा का पार्ट है, बिल्कुल सही है। बी नंबर कहता है स्व अवधारणा जिसे स्व जागरूकता भी कहा जा सकता है ना, तो ये भी आपका सही है। तो इस तरह से आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है स्व अवधारणा निम्नलिखित में से कौन से कारक शामिल है। देखो ये भी प्रश्न आपका सेम वही टॉपिक से, स्व अवधारणा से आया, ये भी स्व अवधारणा से, ये भी स्व अवधारणा से। इसके अलावा यहां पर देख रहे हो, यहां पर भी स्व अवधारणा का कंसेप्ट आया हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए लास्ट प्रश्न 39 नंबर, इसके बाद एक और प्रश्न है आपका, आंसर क्या हो जाएगा। स्व अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन से कारक शामिल हैं। विश्वास, मूल्य और अभिवृत्तियां, तो सारे शामिल हैं, तो आंसर हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न पे आते हैं, स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना। तो इस तरह से जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने देखा। अगर आप झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा रांची बैच, क्योंकि तो झारखंड के अंदर में ना आपकी झारखंड एंट्रेंस को लेकर के इससे पहले बहुत अच्छे से किसी इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं किया था, तो हमने सोचा कि हमें ही आगे आना होगा। और हम, जैसा कि आपको पता है कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए हमारी जो संस्थान है पिछले 4-5 सालों का अनुभव रखती है और लाखों बच्चों को बीएड एंट्रांस में पास करने का हमारा तजुर्बा है। हमारी जो बीएड एंट्रांस है वो ना सिर्फ आपके रांची बैच के झारखंड के लिए चलती है, इसके अलावा बिहार बीएड, यूपी बीएड सभी के लिए चलती है। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आपका टॉपर बैच है बीएड प्रवेश परीक्षा बिहार बीएड के लिए, ये आपको बिहार डीएलएड के लिए भारत बैच है। इसके अलावा पारामेडिकल के लिए बिहार पारामेडिकल के लिए हमारा बैच है। यूपी का बैच हमने अभी तक नहीं डाला है, यूपी का भी बैच आप अगर बाद में वीडियो देख रहे हो तो आ गया होगा, अन्यथा आ जाएगा। ये रांची बैच है, इसके अंदर में क्या मिलेगा आपको 2 मिनट में बताऊंगा आपको क्या क्या मिलने वाला है इस बैच के अंदर में। सबसे पहले फुल कोर्स थ्योरी मिलेगा, जो आपका फुल कोर्स है ना, जो ऑल सब्जेक्ट है उसकी कंप्लीट पढ़ाई मिलेगी, फुल कोर्स थ्योरी मिलेगा। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी नोट्स जो है उसकी पीडीएफ अपलोड करेंगे, आप उस पीडीएफ से कम समय के अंदर में आप जो है तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा डेली जो है लाइव क्लास मिलेगा आपको, और वो क्लास बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी रहेगा, अगर आप नहीं भी देखते हो, अटेंड नहीं करते हो क्लास में, आपको मौजूद रहेगा वो। इसके अलावा जो आपकी कंप्लीट सिलेबस है उसका डिजिटल टेस्ट तैयार होगा, चैप्टर वाइज डिजिटल टेस्ट, 20 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर में, लेकिन डिजिटल टेस्ट होगा वो। ऑल इंडिया रैंकिंग आपको पता चलेगी आपके झारखंड कोर्स के अंदर में। इस रांची बैच के अंदर में अगर 10,000 बच्चे होंगे, उसके बीच में आपकी रैंकिंग क्या बन रही होगी, वो डिजिटल रैंकिंग आपको पता चलेगी। और हर चैप्टर में कितने बच्चे आपसे आगे हैं और कितने बच्चे आपके पीछे हैं, आप कहां पर फिट बैठते हो, ये सब जानकारी जो है आपको इस डिजिटल टेस्ट के माध्यम से चलेगा, जो इस कोर्स के अंदर में शामिल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे कोर्स की फी 999 है, लेकिन अभी भी 50% डिस्काउंट चल रहा है, 499 में आ जाएगा। और ये डिस्काउंट जो है आपको 31 जुलाई तक रहने वाला है। इसके बाद कोर्स फी को 999 का है, हम लोग इसको डाउन करके जो है 699 पर फिक्स कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा नहीं पे करना चाहते हो, आप 499 में लेना चाहते हो, अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो तो जल्दी से आप अपने और अपने रिलेटिव के लिए 499 में इस कोर्स को ले सकते हो। कैसे लेना है, जो नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है ना,
इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी जो है हम यहाँ पर आपको दे देंगे, है ना। और आप अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए फ्री में, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा देने का वादा किया आपसे, वो पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर आप आ जाइए, वहाँ पर आपको हम ये पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। यही हमारी ऐप है ड्रीम सेवक IAS की अपनी ऐप। इस ऐप पर आइए और इस ऐप पर जो है आप इसको डाउनलोड कीजिए, ड्रीम सेवक IAS लिख करके। बाकी जो नंबर आपको जा रहा है, ये नंबर जो जा रहा है इस नंबर पर 906, इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, बस मैं सारी लिंक्स आपको भेज दूंगा। और ये टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइए। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा और आपके जो भी डिमांड थे, है ना, जो आपकी उम्मीदें थी हमसे, है ना, हमने पूरा कोशिश किया है कि बेहतरीन तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाए, हमने आपको कराया। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। और रेगुलर क्लास जो है आपकी झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा की चलने वाली है, टाइम निर्धारित करेंगे और पर डे 1 घंटे की क्लास जो है यूट्यूब पर शुरू करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप तैयारी कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। धन्यवाद।